नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जैसा कि हम लोग शुरू कर चुके हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी नोट भी करते होंगे और लाइक शेयर कमेंट करते भी होंगे। देखिए मेरे दोस्त, आप लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, जो भी प्रॉब्लम उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए, ठीक है। तो आज हम जो लोग विश्व भूगोल का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पर समझेंगे, ठीक है। कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना यानी हम लोग भूपटल से यानी अंदर तक 6880, ठीक है, मतलब यहाँ तक जाने पर मतलब कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ऐसी कौन कौन से भाग में हमारी पृथ्वी बांटा गया है, कौन ऐसे भूगोल शास्त्री जिन्होंने ये भाग को दो, जैसे कि एक होता है रासायनिक आधार पे, एक होता है जो कि प्राकृतिक आधार से भूकंपीय आधार में बांटा गया है। तो इसके तौर पे आज हम लोग समझेंगे रासायनिक आधार पे हमारे पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, कौन ऐसे भूगोल शास्त्री जिन्होंने इसको बांटा है और उसकी क्या क्या खासियत थी, इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जैसे खनिज हैं जिनसे इन परतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आज उसी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में विशेष तौर पर आज हम लोग मैप पे समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं, देर न करें। तो आज का टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, एक ग्लोब, क्या है, ग्लोब, ठीक है, एक ग्लोब है, ठीक, याद रखिएगा, एक ग्लोब है। और ग्लोब के अंतर्गत हम सबसे पहले जाएंगे हमारी जो पृथ्वी है, यानी जो हमारी ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, यानी एकदम अंदर तक की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के अंदर तक की एकदम बात कर रहा हूँ, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी का होता है कि पोल डायमीटर एंड इक्वेटर डायमीटर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और विषुवतीय जो व्यास है, यानी किसका, पृथ्वी का, ये क्या है, कितना डिफरेंट है। उसके बाद हम पृथ्वी की कितने परतों में बांटा गया है, ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया है, ये हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो मैं सबसे पहले समझेगा कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, साउथ पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहेंगे। तो होता क्या है कि आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे ये पोल डायमीटर, यहाँ रखिएगा पोल डायमीटर, ठीक है, यहाँ लिखिएगा पोल डायमीटर, और यहाँ पर भी लिखिएगा सॉरी, और इसके बीचों में पृथ्वी दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं दोस्त, इक्वेटर, ठीक है, जिसे हम लोग विषुवत कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुवत, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा कि आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीचों बीच पृथ्वी के एकदम अंदर से, यानी देख रहे हो यहाँ तक, ठीक है, यानी साउथ पोल तक। तो हम इसे क्या कहेंगे, पोल डायमीटर, यानी हम लोग इसे कहते हैं ध्रुवीय व्यास, क्या कहते हैं, ध्रुवीय व्यास का नाम देते हैं, ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, और इसे कहते हैं विषुवतीय व्यास, ठीक है, विषुवतीय व्यास का नाम देते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा एक एक चीज को। तो पोल डायमीटर एंड इक्वेटर डायमीटर यानी विषुवतीय व्यास, और हम लोग कहेंगे सर ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर ध्रुवीय व्यास हमारे पृथ्वी का कितना है, तो हम कहेंगे सर 12,000, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12,714 किलोमीटर, ठीक है, 12,714 किलोमीटर क्या है हमारे, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का, ये हमारा क्या है, ध्रुवीय व्यास है, ठीक है, ये ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर, ये ध्रुवीय व्यास है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, अब आपसे आपके क्या कि प्रैक्टिस में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन टकराया भी होगा, ठीक। तो दूसरी बात समझो भाई, आप बात करेंगे सर ये इसका, ये हमारा क्या है, इक्वेटर डायमीटर, यानी हम लोग कहेंगे इक्वेटर जो है हमारा डायमीटर जो है, यानी हम लोग विषुवतीय व्यास, तो हमारे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, हमारे पृथ्वी का क्या है, ये विषुवतीय व्यास है, ठीक, ये हमारे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास को हमने समझा। आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सर ध्रुवीय व्यास हो और जो विषुवतीय व्यास होता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा कि जो सर ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास में, ये आपको ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, सब कहेंगे सर 42 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है, कितने किलोमीटर का, तो 42 किलोमीटर का अंतर हमारे पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर पाया जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और क्या हुआ, विषुवतीय व्यास, ठीक है, आप इसे नोट कर चुके हैं और आप समझ भी चुके होंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, हमको इस गहराई तक जाना है, इस गहराई तक समझना है, अर्थ इसके ऊपर से, ठीक है। तो आओ दोस्त, ये हमारे पृथ्वी का ए लेयर है, हमारी पृथ्वी अर्थ लेयर है। अर्थ लेयर को कई भागों में जो कि डिवाइड किया गया है, इसी अर्थ लेयर को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऊपर का ए भाग, ठीक है, ए वाला जो भाग आपको दिख रहा है, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो भाग आपको दिख रहा है, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? क्रस्ट का नाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट, ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अर्थ के लेयर को, फर्स्ट भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट, यानी भूपर्पटी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ ये देखो सेकेंड भाग है, ये देख लो मेरे दोस्त, यहाँ आओ, हम लोग बात करेंगे आप सेकेंड भाग की, ठीक है। यह देखो ये सेकेंड है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेयर है, ठीक है, जिसे ए वाला ये लेयर, ये जो आपको लेयर दिख रहा है, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल, ठीक है, मेंटल, यानी हम लोग इसे क्या कहेंगे? आवरण। क्या? आवरण, ठीक है, आवरण का नाम देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, आवरण, ठीक है, आवरण, तो इसे हम लोग आवरण का नाम देते हैं। दूसरी बात समझो भाई, ये आपको जो लेयर दिख रहा है इधर, तीसरा लेयर आओ बताते हैं, यह जो आपको लेयर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला लेयर, ठीक है, ये लेयर आपको दिख रहा है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आ जाओ, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आउटर कोर। क्या? आउटर कोर का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। आउटर कोर यानी हम लोग क्या कहेंगे? बाहरी कोर, ठीक है, बाह्य कोर का नाम देते हैं, ठीक। दूसरी बात समझो, ये सबसे देखो, अगला देखो यहाँ पे, ये सबसे लास्ट वाला सीन देखो, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाले सीन में देखो, यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला सीन है, यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर कोर। क्या कहेंगे? इनर, और थोड़ा सा यहाँ पे रेस किया जाए, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? इसे हम लोग इनर कोर का नाम देते हैं, ठीक है। इनर कोर मतलब आंतरिक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक कोर, ठीक है, आंतरिक कोर यानी आंतरिक कोर का नाम देंगे, ठीक। ये तो हमने समझा। और दूसरी चीज समझो, ये तो बात हो गई अर्थ लेयर की कि कितने भागों में बांटा गया है। इसको भी क्या किया गया? मेंटल को आवरण, जो देखो इसे ध्यान रखो, इसे मेंटल आवरण कहा जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग केंद्रीय भाग कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग। क्या कहेंगे? इसे हम लोग केंद्रीय भाग कहेंगे, इसे आवरण, इसे भूपर्पटी कहते हैं, ठीक। देखो इतने लेयर में बांटा गया है, ठीक है। दूसरी बात समझो मेरे दोस्त कि केंद्रीय भाग से लेकर आंतरिक मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, यानी ऊपरी भाग और निचली भाग में बांटा गया है। उसी प्रकार कोड को भी दो भागों में, आउटर एंड इनर, बाहरी और आंतरिक, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज समझो, यहाँ पे हमारी जो देखो दो प्रकार से, कितने प्रकार से? दो प्रकार से हमारे पृथ्वी को, हमारा जो पृथ्वी का लेयर है वो दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो दोस्त अप्राकृतिक रूप से, और दूसरा प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो भी हम बात करेंगे अप्राकृतिक रूप में। अप्राकृतिक रूप में क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका आएगा घनत्व, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या आएगा सर? दबाव आएगा, दबाव, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर? प्रेशर। क्या कहेंगे? प्रेशर का नाम हम लोग देते हैं, प्रेशर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होगा? टेम्परेचर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तापमान, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो एक अप्राकृतिक रूप से ये तीन प्रकार के हैं। प्राकृतिक रूप में क्या आएगा? हम कहेंगे सर ज्वालामुखी आएगी, ठीक है, ज्वालामुखी आएगी। और दूसरी हमारी क्या होगी? भूकंप आएगी, ठीक है, तो भूकंप आएगी। तो ये भूकंप के आधार पे भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है।
भूकंप के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं सर? तो 3 भाग इधर देखिए, पृथ्वी को भूकंप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या होगा? भूपर्पटी होगा, भूपर्पटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। एक एक चीज समझो, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा सर? मेंटल होगा, ठीक है, मेंटल जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवरण। और तीसरा हमारा क्या होगा सर? क्रोड, ठीक है, क्रोड होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग केंद्र कहते हैं, इसे केंद्रीय भाग का नाम देते हैं, ठीक है। ये 3 भागों में ये बांटा गया है। मेंटल को भी 2 भागों में, क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर एंड लोअर। और उसके बाद घनत्व के आधार पे, दबाव और तापमान के आधार पर भी अप्राकृतिक रूप से पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग घनत्व के बारे में समझेंगे कि घनत्व के बारे में, पृथ्वी का घनत्व कैसा है, कितना है, और उसके दबाव के बारे में, आप तापमान के बारे में हम लोग पृथ्वी के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्वेस के अनुसार रासायनिक आधार पर पृथ्वी को बांटेंगे और सीआर, सीमा और निफे के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके? और इस लेयर के, इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बातें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दोस्त, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक। सबसे पहले देखो कि घनत्व के बारे में जानो। क्या इसे हम रेज कर सकते हैं? रेज कर देते हैं, ठीक है। आओ हम लोग रेज करके इसके बारे में समझते हैं, एक एक चीज को बताने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो दोस्त, ठीक है। चल, ये हमारी क्या है? ये हमारा अर्थ है। क्या है हमारा? अर्थ, ठीक है। इसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा कि पृथ्वी का, आप देखो पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ ले अगर, पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो घनत्व बढ़ता है, जब प्रेशर पड़ता है तो डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो मेरे दोस्त, क्या होता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कहेंगे सर 5.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है। ये पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, ठीक है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी टकराया होगा आपसे। और दूसरी बात समझो भाई, अगर आपसे पूछे बाह्य, अगर आपसे पूछे बाह्य पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है? पृथ्वी का आंतरिक घनत्व, ठीक है, बाह्य पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है? या सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाह्य पृथ्वी का घनत्व कितना है? यहाँ घनत्व पूछ ले कि बाहरी पृथ्वी का बाहरी घनत्व कितना है? तो बाहरी घनत्व कितना है? 3.0, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का बाहरी घनत्व माना गया है, ठीक। और पृथ्वी के मध्य की बात किया जाए, ये पृथ्वी के मध्य की, ठीक है, पृथ्वी के मध्य का घनत्व कितना है दोस्तों? क्या बताओगे? तो हम कहेंगे सर 5.0 घन सेंटी, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के मध्य घनत्व है। पृथ्वी का मध्य घनत्व कितना है? 5.0, कितना है? 5.0। ये पृथ्वी के मध्य का घनत्व माना गया है। ये बाहरी घनत्व, ये औसत घनत्व हो गया, ठीक है। अगर यही पूछ ले दोस्त, यही आंतरिक की बात है, यही सबसे अंदर की बात यहाँ पे है। यहाँ पे देख लो, यहीं पे सबसे अंदर वाला क्रोड है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ की बात पूछ ले कि पृथ्वी का, यहाँ पे देखो, थोड़ी कलर थोड़ा चेंज किया जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो कि पृथ्वी का अगर आंतरिक घनत्व पूछ ले, कितना आंतरिक घनत्व पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? पृथ्वी का आंतरिक घनत्व सर क्या बताओगे? 11 से लेकर 13.5 घन सेंटीमीटर। ये क्या है? पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है। ये पृथ्वी का आंतरिक घनत्व माना गया है, ठीक है। ये पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है। तो एक घनत्व के बारे में तो हम समझ गए कि पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो एक घनत्व के बारे में हम लोग, यानी डेंसिटी के बारे में हम लोग, अर्थ डेंसिटी के बारे में हम लोग समझ गए। हमें उम्मीद है कि आप ये नोट करते होंगे, ठीक है। चलो
आओ दोस्त, एक हो गया। अब बात, जब प्रेशर पड़ेगा किसी चीज पे, अगर प्रेशर जब पड़ा होगा तो उसका घनत्व तो क्या होगा, बढ़ता है। उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि सिंपल तरीके से ले लो, जैसे आप रोटी बना लो। ठीक है, रोटी बनाओ, रोटी बनाने से पहले उसे गोला करते हैं, तो उस पर जब हम दाब करते हैं तो होता है ना गोला में, तो यानी उसका घनत्व तो क्या हुआ, चारों तरफ बढ़ा, उसका घनत्व तो बढ़ा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर जब पड़ता है पृथ्वी पे, इसका घनत्व तो क्या होता है, इसका घनत्व तो बढ़ता है। इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आओ दूसरी बात, हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ये आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर चुके होंगे। ठीक, तो आओ दोस्त, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी के टेम्परेचर क्या है और कितने किलोमीटर पे जाने पर, कितने मीटर जाने पर हमारे पृथ्वी की जो कि टेम्परेचर में घटाव होगी या बढ़ाव होगी। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर। ठीक है, यानी बात करेंगे हम लोग तापमान के बारे में, पृथ्वी के तापमान की बात करेंगे, पृथ्वी की तापमान की हम बात करेंगे। आओ, जैसे मानो यहाँ पे मैं एक बना देता हूं एक नाशपाती के आकार का, ये देख लो, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का, मेरे हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी की स्ट्रक्चर है, बड़ा ध्यान समझो, पृथ्वी का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हम कहेंगे कि अब देखो, अगर हम लोग समान तौर पे देखें, ठीक है, अगर समान तौर पे देखें तो 8 किलोमीटर तक जाने में कितने, अगर हम पृथ्वी से यहाँ से 8 किलोमीटर जाए, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाए तो कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, 8 किलोमीटर जाएंगे, कोई टेम्परेचर में कोई कुछ नहीं होगा, कोई न वृद्धि होगा न घटा होगा, कुछ नहीं। लेकिन इसके आगे क्या होगी कि अगर 8 से अगर हम 32 मीटर और आगे जाए, कितने, 32 मीटर आगे जाते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, 8 किलोमीटर तक जाने पर कोई ऐसी नहीं आएगी, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी टेम्परेचर में। बट 8 किलोमीटर के आगे अगर 8 किलो 32 मीटर हम जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में हमें यह टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे हर 32 मीटर जाएंगे तो 32 मीटर जाते हैं तो 32 64, ऐसा नहीं बात है कि 32 64 से बढ़ता नहीं। अब सुनो, इसके आगे जाने पर, इसके आगे देखो जाने पर अब क्या होगी, तापमान में जो होगी, तापमान में अब क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर 32 मीटर पे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो, एक चीज को एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एकदम 1-2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं कहता हूं। ठीक है, बड़ा ध्यान समझो, हर 32 मीटर पे ऐसा बात नहीं है। 32 मीटर बाद वृद्धि तापमान में वृद्धि नहीं होगी। फिर क्या होगा कि यहां से यहां तक आने में जब हम आएंगे 100 किलोमीटर, कितना आएंगे, 100 किलोमीटर आएंगे, तो मेरे दोस्त 100 किलोमीटर आने पर क्या होगी, यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि होगी। कितना, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 12 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 जाने के बाद, उसके आगे जाने के बाद कुछ तापमान वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद तापमान में वृद्धि नहीं होगी। फिर हम जब 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे, पृथ्वी के 100 किलोमीटर अगर हम अंदर जाते हैं तो वहां पे 12 डिग्री तापमान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद यहां से हम लोग जाते हैं 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर अगर हम अगर जाते हैं तब भी हमें 12 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट उसके बाद 12 डिग्री, ऐसा नहीं कि 200 से आगे जाएंगे तब भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब तापमान में क्या होगी, अब यहाँ पे तापमान में अब वृद्धि नहीं होगी, तापमान में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब नहीं होगी, बड़ा ध्यान समझो, अब नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि 12 डिग्री ऐसे नहीं बढ़ेगा। अब जब हम जाते हैं डायरेक्ट दोस्त, यहाँ से ले लो, हम अब जाएंगे डायरेक्ट 300 किलोमीटर, कितना जाएंगे, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब जब जाएगा 300 किलोमीटर तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी। कितने डिग्री,
हम लोग 300 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमें वृद्धि दिखेगा। कितने दिखेगा? 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिलेगा जब हम 300 किलोमीटर के अंदर जाते हैं तो। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक, इसे आप नोट करो, इसे आप नोट करो। ठीक है, इसकी हिस्सा ले लिए, आप बात समझिए। ठीक है, आप देखो 300 डिग्री के बाद 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, लेकिन 300 से जैसे ही आगे जाएंगे ना तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आप 300 के बाद 300 किलोमीटर के बाद अब हमें कितना दिखाई देगा तापमान बढ़ता हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी हम पृथ्वी के भूपटपट्टी से लेकर अंदर तक 300 किलोमीटर जाते हैं तो हमें इतना तापमान में हमें डिफरेंस दिखने को मिलता है। 300 के बाद हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें बढ़ता हुआ आगामी ऐसे दिखाई देगा। ठीक, अब देखो ये आप बातें समझ में आ गई होगी, डिग्री सेल्सियस की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि आप तीनों चीज हमने डेंसिटी, प्रेशर एवं टेम्परेचर तीनों के बारे में हमने आपको समझाया। ठीक है, अब हम आगामी बात करेंगे कि रासायनिक आधार पे पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग चर्चाएं करेंगे कि रासायनिक आधार पे देखो दोस्त, यहाँ पे देखो स्वेस के अनुसार, स्वेस, ठीक है, स्वेस ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। स्वेस के अनुसार अगर कहा जाए, स्वेस के अनुसार, ठीक है, स्वेस के अनुसार तो पृथ्वी को रासायनिक आधार पे, पृथ्वी को रासायनिक आधार पर ठीक है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में ये बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पे? तो हम कहेंगे स्वेस के अनुसार। स्वेस ऑस्ट्रिया के भूगोल शास्त्री थे, ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटने का इन्होंने कोशिश किया, 3 भागों में। तो 3 भागों के जब बांटा इन्होंने तो 3 भाग कौन कौन से हैं उससे पहले कुछ हम आपको समझाएंगे। आइए हम लोग मैप पे चलते हैं। ठीक है, जब मैप पे चलेंगे तभी आगे समझ में आएगा, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? हमारी ये अर्थ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो हमारी ये भूपर्पटी है, यानी ये सॉरी यहाँ पे ये जो भूपर्पटी है, हम कहेंगे सर ये हमारी क्या है? हम कहेंगे सर भूपर्पटी है। ठीक है, ये भूपर्पटी है। ठीक है, भूपर्पटी पे जो अवसाद पाए गए हैं, जो अवसाद पाए गए हैं, अवसाद से निर्मित, ठीक है, स्वेस ने बताया कि भूपर्पटी पर जो अवसाद से निर्मित जो, ठीक है, जो परत बनाए गए हैं, जो सिलिकेट के जो परत बनाए गए हैं, अवसाद से निर्मित जो किसके परत बनाए गए हैं? तो सिलिकेट के जो परत बनाए गए हैं। ठीक है, तो अवसाद हमारे भूपर्पटी पर क्या पाई जाती है? अवसाद पाई जाती है। वो अवसाद से निर्मित क्या बनाया गया है? सिलिकेट बनाया गया है। ठीक है, और जब सिलिकेट बनाया गया है तो इन्होंने बताया इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व और जो गहराई है, ये दोनों कम है। ये दोनों क्या है? कम है। ठीक है, तो आप देखिएगा भूपर्पटी पे अवसाद से निर्मित परतदार जो सेल है, समझिएगा कि भूपर्पटी पे अवसाद से निर्मित जो परतदार सेल, यहाँ पे परतदार जो सेल पाए जाते हैं, परतदार जो सेल है, इसका क्या है? घनत्व और गहराई दोनों कम है। और इसका जो निर्माण हुआ है सिलिकेट परत से इसका निर्माण हुआ है, सिलिकेट जो कि सेल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या पाई जाती है? इसमें अभ्रक, ठीक है, अभ्रक और फेल्सफर कि इसमें क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। इसमें मात्रा क्या है? अधिक है। ठीक है, इसमें मात्रा क्या है? इसका अधिक है। तो देखो एक चीज रिकॉल करता हूं कि भूपर्पटी पे अवसाद से निर्मित पदार्थ जो सेलें हैं उसका घनत्व और गहराई बहुत कम है, और ये सिलिकेट जैसे पदार्थ सेलों से इसका निर्माण हुआ है। और उसके बाद इसमें अभ्रक और फेल्सफर की मात्राएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अधिक पाई जाती हैं। और उसके बाद ध्यान रखो, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको स्वेस ने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। ठीक है, 2 भागों में कैसे बांटा? ध्यान रखना भूपर्पटी को। पहला देखो इसमें है कि
हल्का सिलिकेट, ठीक है, हल्का सिलिकेट। और जो दूसरा है इसको 3 भागों में बांटा, इसको 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटने का कोशिश किया है किसने? स्वेस ने। किसने? स्वेस ने 3 भागों में बांटने का कोशिश किया है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। ये हम अभी रसायन आधार पे बता रहा हूँ, स्वेस के रासायनिक आधार पे बता रहा हूँ, अभी भूकंपीय आधार पे नहीं बता रहा हूँ, प्राकृतिक आधार पे नहीं बता रहा हूँ। प्राकृतिक आधार पे क्या होगी? वो कोनराड, मोह, रेपटी, लेहमन, गुटेनबर्ग, ये सब जो है ना असंबद्धता, ये सब अलग बताया जाएगा। डिसकंटिन्यूटी जो है वो अलग बताई जाएगी भूकंप के आधार पे, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? अभी मैं रसायन के आधार पे बता रहा हूँ कि पृथ्वी को कितने भागों में कौन कौन बांटा है, और टेम्परेचर के बारे में बताया, प्रेशर के बारे में बताया, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। आओ हम बताते हैं आपको कि स्वेस के अनुसार कितने भागों पृथ्वी को, तुम्हारा पता है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से थोड़ा जान लो, ठीक है। ये देख लो, ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर मान लो भाई, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहेंगे सर? भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में क्रस्ट। क्या नाम देते हैं? क्रस्ट नाम देते हैं, ठीक है। एक क्रस्ट नाम देते हैं। उसके बाद एक भाग में बांटा गया जिसे हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल, ठीक है। सियाल में बांटा गया है। दूसरा जो बांटा गया है उसका नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा, ठीक है। सीमा बांटा गया है। और तीसरा जो है आपका सर ये है नीफे, ठीक है, नीफे। तो देखो इन्होंने 3 भागों में पृथ्वी को बांटने का कोशिश किया है, ठीक है। तो सियाल, सीमा और नीफे, इन्हें 3 भागों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग चर्चा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे जो कि बना लिए होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। सियाल सबसे अच्छे जानिएगा कि सियाल क्या है। ये परतदार जो सेल है, आप एक ही चीज को परतदार लिखो, परतदार सेलों के नीचे, ठीक है, नीचे एक परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? जिसे हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। मतलब परतदार सेलों के नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज समझो कि इसका जो इस परत का जो निर्माण हुआ है ना, ये ग्रेनाइट से हुआ। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से, ठीक है। ग्रेनाइट से इसका क्या हुआ है सर? ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सियाल का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से हुआ। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको क्रस्ट है, क्रस्ट 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक लेकर यहाँ 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक, कितना? 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक ये आपका क्या पाई जाती है? सियाल पाई जाती है। उसके 300 से यहां से ले लो भैया 1000 की बात करता हूं, 1000 से लेकर 2000 तक किलोमीटर तक आपका सीमा का क्षेत्र है। और यहां तक आपकी बात करूं तो 6880 किलोमीटर नीफे वाली बात है, ठीक है। ये इस प्रकार से उन्होंने बांटा है, ठीक। तो ग्रेनाइट परत से इसका क्या हुआ है? ग्रेनाइट सेलों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? सियाल का निर्माण हुआ है, ठीक। दूसरी चीज समझेगा, इसका जो घनत्व है, किसका घनत्व हम बता रहे हैं? हम सियाल की घनत्व बता रहे हैं। 2.7 से लेकर 2.9 इसका घनत्व पाई जाती है, ठीक है। इसका घनत्व है। अगर कहा जाए सर पृथ्वी का पूछा जाए तो पृथ्वी के कुल घनत्व अगर पूछे, पृथ्वी का कुल घनत्व का ये 0.5 ये घेरा हुआ है, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि कुल जितना पृथ्वी का घनत्व है उन सभी का 0.5% ये सियाल ही केवल घेरा हुआ है, ठीक है। केवल सियाल ही घेरा हुआ है। दूसरी चीज समझिएगा कि इसमें क्या है ना सर, इसमें आपका जो तेजाबी पदार्थ है, जो तेजाबी पदार्थ, ठीक है, तेजाबी पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रा अधिक है। क्या है? अधिक है, ठीक है। किसमें? सियाल में तेजाबी पदार्थ की मात्रा क्या है? अधिक है, ठीक है। इसमें तेजाबी पदार्थ की मात्रा अधिक है। और दूसरी चीज समझेगा, इसमें आप सबसे अच्छी बात इसमें है कि इस सियाल वाले जो परत है सिलिका और एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें क्या है दोस्त, अधिक है, ठीक है, इसमें अधिक है। आप ध्यान समझो कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है सियाल वाले परत में। कौन सी परत में, सियाल वाले परत में सबसे अधिक इसमें पाई जाती है, ठीक। दूसरी चीज समझिएगा कि इसमें आप सबसे अच्छी बात है इसमें सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट पाई जाती हैं, क्या, सिलिकेट पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम किसमें क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, किसमें, आंसर सियाल वाले परत में, किसे, ठीक है। तो अब बात समझ में आया। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के क्या, चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि हम खासकर ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो महाद्वीप हमारे पाए जाते हैं, जितने भी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, सभी महाद्वीपों का निर्माण हम कहेंगे कि जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है मेरे दोस्त, निर्माण हुआ है वो इसी परत से हुआ है। किस परत से, तो कहेंगे सर सियाल वाले परत से ही, सियाल वाले परत से ही महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आपके सियाल के बारे में हो गया, महत्वपूर्ण चीजें आप इसे नोट करिएगा, याद भी करिएगा, ठीक। दूसरी चीज समझिएगा कि आप, ये तो हो गया सभी चीजें। आप बात करेंगे हम सीमा के बारे में, किसके बारे में, सीमा के बारे में। सीमा के बारे में विशेष तौर पे क्या हम लोग चर्चाएं करेंगे, आइए देखो। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात, इसका जो निर्माण हुआ है सर बेसाल्ट, किससे, बेसाल्ट आग्नेय, आगे नोट करिएगा, आप सीमा के बारे में बता रहा हूं, बेसाल्ट आग्नेय, ठीक है, चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ठीक, चट्टान से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। किसका निर्माण हुआ है, तो सीमा का, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका घनत्व कितना है, अगर पूछ ले सर घनत्व कितना है, तो क्या बताओगे, 2.7 से लेकर 4.9 इसका घनत्व है। किसका, सीमा का घनत्व बताया गया है कि 2.7 से लेकर 4.9 ये सीमा का घनत्व है, ठीक है। दूसरी चीज समझिए कि सीमा में क्षारीय पदार्थ अधिक है, ठीक है, क्षारीय, इसमें क्षारीय पदार्थ की, ठीक है, क्षारीय पदार्थ की मात्रा क्या है, इसमें अधिक है, इसमें क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, किसमें, सीमा वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी चीज समझो, ये जो आपको दिख रहा है सीमा, ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं, इसमें सिलिका, ठीक है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है, की मात्रा इसमें अधिक है। ऊपर क्या था, सिलिका एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक था सियाल में, इसमें क्या है, सिलिका मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है सीमा में। दूसरी चीज समझिएगा, ये थोड़ा सा इसे हम रेज करना चाहेंगे इस चीज को, ठीक है, ये सीमा वाला परत है। आओ दूसरी बात समझो दोस्त, इसमें क्या है, इसमें आपको कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, उसके बाद लोहा, लोहा, ठीक है, और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकेट पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। ऊपर क्या पाया जाता था उसमें, तो सर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के चट्टान पाए जाते थे, लेकिन इसमें कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, किसमें, इसी वाले क्षेत्र में, यानी सीमा वाले क्षेत्र में। दूसरी बात हम जो सीमा वाले क्षेत्र की बात करूं, तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना सर दोस्त, ज्वालामुखी का जो उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार की बात करूं, जो उद्गार होता है, उद्गार से जो तरल लावा नहीं निकलता, तरल लावा, ठीक है, तरल लावा का ये मुख्य क्या है, मुख्य स्रोत है, ठीक है, मुख्य स्रोत माना गया है। यानी सीमा का जो क्षेत्र है, सीमा वाला जो क्षेत्र है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार होने के बाद जो तरल लावा निकलता है, वो लावा कहाँ से निकलता है, तो हम कहेंगे सर लावा निकलता कहाँ से है, तो सीमा वाले क्षेत्र से। कहाँ से, सीमा वाले क्षेत्र से, सीमा वाले परत से लावे का क्या होता है, प्रमुख स्रोत है, वहीं से लावा निकलता है। आओ दूसरी बात समझो भाई, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा ला लीजिएगा, 2.9 से लेकर 4.7 है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि 2.9 से 4.7 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम नीफे की बात करेंगे, सबसे आंतरिक परत, ये हमारा नीफे है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सर सबसे
ये सबसे आंतरिक परत मानी गई है, आंतरिक परत मानी गई है, ठीक है। ये सबसे आंतरिक परत है, याद रखिएगा। देखो एक एक चीज को बता रहा हूँ, रसायन आधार पे पृथ्वी की आंधी संरचना बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज को नोट करना, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किसे माना गया है, तो सर कहेंगे नीफे को माना गया है। किसको माना गया है सर, नीफे को माना गया है। क्यों माना गया सर, सबसे अंदर पाया जाता है इसलिए माना गया है, कोई दिक्कत नहीं। आओ दूसरी बात समझो कि ये सबसे ठोस परत है, ये सबसे ठोस परत मानी जाती है, ठोस परत, ये सबसे ठोस परत है, ठीक है। ये सबसे क्या है, सबसे ठोस परत मानी जाती है। कौन सा है, आपका नीचे वाला क्षेत्र सबसे ठोस परत है। अच्छा, ठोस परत होने का कारण क्या है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक है, ठीक है। लोहे की उपस्थिति के कारण, ठीक है, उपस्थिति के कारण ये क्या है, ये सबसे ठोस परत मानी जाती है। यानी हम कहेंगे सर लोहा सबसे ज्यादा किस परत में पाई जाती है, तो हम कहेंगे सर लोहा, ठीक है, लोहा सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा नीफे वाले क्षेत्र में, नीफे वाले परत में पाई जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर लोहा सबसे ज्यादा पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है, तो नीफे वाले परत में लोहा सबसे अधिक पाई जाती है। इसलिए वहां पे चुंबकीय बल सर्वाधिक होती है पृथ्वी पर। चुंबकीय बल, कोई चीज को होता नहीं कि चुंबकीय बल सबसे अधिक है, तो जब वो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो यानी पृथ्वी में भी चुंबकीय बल है, चंद्रमा में भी है, ठीक है। तो जो चुंबकीय बल, ग्रेविटी जो है आपका सबसे अधिक है, ठीक है, लोहे की वजह से। दूसरी चीज समझो कि इसका जो निर्माण हुआ है, इस परत का निर्माण कैसे हुआ है दोस्त, इस परत का निर्माण निकिल, जिसे हम निकेल भी कहते हैं, निकिल और पहला दूसरा फेरस की बात कहा जाए, किसका, फेरस, ठीक है। निकेल और फेरस से इस परत का क्या हुआ है, परत का निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण हुआ है। तो निकेल और फेरस से नीफे परत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इसका घनत्व तो पूछ ले मेरे दोस्त कि इसका घनत्व कितना है, तो घनत्व 11 है, कितना है, 11, ठीक है। 11 घन सेंटीमीटर इसका नीफे का घनत्व माना जाता है, ठीक है। तो एक घनत्व हो गया, किसका, नीफे का हो गया। तो अभी तक हमने आपको सियाल, सीमा, नीफे के बारे में हमने आपको समझाया है, और एक एक चीज को हमने आपको समझाया है, बताया है पूरी पृथ्वी की आंधी संरचना के बारे में। आप इसको जरूर नोट करिएगा, आप इसको जरूर रिकॉल करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। एक एक चीज को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो मेरे दोस्त अब हम लोग, ये तो हमारे रासायनिक आधार पे हो गए, अब हम लोग दूसरी जो वीडियो बनाएंगे आपके सामने लाएंगे वो भूकंपीय आधार पे होगा, यानी प्राकृतिक आधार पे होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है।